Hello students, so in the last video we ended by seeing different types of 5-year plans, and now today we are starting with a new topic, that is nationalization of banks. So नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मीनिंग यही है कि जो भी बैंक्स है वो गवर्नमेंट के रूल के अंदर, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर काम करेंगे. तो ये क्यों नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ ये हम लोग पढ़ते हैं. So जब when India was under the tenure, when the country of India was ruled by the Prime Minister Jawaharlal Nehru and लाल बहादुर शास्त्री, तभी सभी बैंक्स की मोनोपोली होती थी. मतलब सभी बैंक्स अपने मर्जी के हिसाब से काम करते थे, वो किसी के सुनते नहीं थे. ठीक है ना. तो उसी वक्त सभी बैंक से ना उन लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे रेदर देन फार्मर्स और स्मॉल लैंड होल्डर्स के परेशानियों के अलावा. ठीक है ना. तो जब उन लोग इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के पे ज़्यादा फोकस करते थे, तब उन लोग जो भी लोन्स देते थे इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ को, वो अपने मन मर्जी रेट, इंटरेस्ट रेट पे देते थे कि उन लोग का मोनोपोली था, मेरी मर्जी से चलेगा ये. ठीक है ना. तो इसके हिसाब से बैंक को प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होता था और इंडस्ट्रीज़ में लॉस भी ज़्यादा होने लगे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, बैंक अपने मर्जी से कुछ भी लेने लगा था. इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, द गवर्नमेंट देन नेशनलाइज द फर्स्ट बैंक इन द ईयर 1955, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक. और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के रूल के अंदर ला के उसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आजकल हम सभी सुने ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. देन दिस बैंक ओपनड सेवरल डिफरेंट ब्रांचेस इन सेवरल डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है. और इसी के साथ साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट आने लगे, क्योंकि अभी सभी बैंक गवर्नमेंट के रूल के अंदर काम करते हैं, तो उन लोग अपने मर्जी से कुछ भी इंटरेस्ट या कुछ भी अपना काम लोन किसी को भी नहीं दे सकते. गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पहले पूछने पड़ते हैं. ओके. सो दिस इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नेशनलाइज ऑल ऑफ द बैंक्स इन इंडिया. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन. सो इंडिया बीइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है ना. हमें तो लास्ट वीडियो में भी देखा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना है. जब इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांसेस दैट अ लॉस में माइट ऑकर. ठीक है ना. लॉस हो सकता है किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है कोई इंडस्ट्री डूब गई, कोई फैक्ट्री डूब गई. ठीक है ना. जिसको लोन दिया था वो हमें लोन वापस चुका नहीं पाया. ठीक है. जब ऐसा हो जाता है तो अगर ये बैंक प्राइवेट होता, मतलब अगर नेशनलाइज नहीं होता, तो ये तो बंद ही हो जाता. और अगर बंद हो जाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हो सकते इस बैंक में, बहुत सारे लोगों ने अपने डिपॉजिट्स हो सकते इस बैंक के अंदर रखे हो. ठीक है ना. लेकिन बीइंग अ नेशनलाइज बैंक, जब गवर्नमेंट उनको बैक करती है, तो जब अगर ऐसा कुछ लॉस होता है, कोई फैक्ट्री बंद हो गई, कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है. ओके. जब नेशनलाइज बैंक होता है तो. और जब अगर कुछ प्रॉफिट हुआ नेशनलाइज बैंक को, तो वो तो सीधा गवर्नमेंट के खजाने में आने वाला है. ओके. सो देयरफॉर इट वाज इम्पॉर्टेंट टू नेशनलाइज द बैंक. And along with all this, a new policy was introduced to develop small industry and pharmaceutical industry in India. फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों की इंडस्ट्री. ओके. सो लाल बहादुर शास्त्री, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंडरटुक द एक्सपेरिमेंट टू ब्रिंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ओके. एंड आफ्टर दिस द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने एक अपने ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बनाया, कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन. This action, so this group was inspired by socialist ideas. Socialist ideas का मीनिंग होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करेंगे, बल्कि समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए करेंगे. ओके. सो दिस वाज द आइडिया, जो भी ये छोटा सा ग्रुप बनाया था कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि इनका नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स का इंटेंशन था कि जो भी कमर्शियल बैंक काम करेगी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काम करेगी, ना कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से. एंड दिस आइडियोलॉजी वाज इवन सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एट दैट टाइम. ओके. Next topic is about the 20-point program. This program was announced by Prime Minister Indira Gandhi on the day of 1st July 1975. ये प्रोग्राम की वजह से इंडिया विल रैपिडली ग्रो इनटू अ डेवलप्ड नेशन. ठीक है ना. तो ऐसे कुछ 20 पॉइंट सामने रखे थे, जिसकी वजह से इंडिया डेवलप्ड नेशन जल्दी बन सकती थी. उनमें से कुछ पॉइंट अभी हमारे सामने, दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज़ लैंड सीलिंग्स फॉर सिटी. तो लैंड सीलिंग्स फॉर सिटी मतलब सिटी में कोई भी अपने मर्जी से कितना भी जगह नहीं खरीद सकता है. उनके लिए कुछ लिमिट रख दी थी कि तुम इतनी ही जगह ले सकते हो. और वैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड में भी सीलिंग लगा दी थी कि तुम इतनी ही जगह एक आदमी के पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ. किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, तो उसमें इक्वलिटी लाना ज़रूरी था. मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स. उस पहले के टाइम पे ना वर्कर्स लोग को कैसे भी उनके वेजेस मतलब सैलरी देते थे, कुछ किसी को ज़्यादा किसी को कम. तो एक रूल बना दिया कि मिनिमम कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए कि वो अपनी नेसेसिटी तो पूरी कर सके.
ओके, एंड इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, पानी को बचाना ज़रूरी है। ओके, सेकंड पॉइंट इज अबाउट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री। तो पहले के टाइम पे सिर्फ बॉस ही बोलता था, वर्कर सुनता था, वो अपना कुछ सजेशन कुछ आइडिया सामने नहीं रख सकता था। बट आफ्टर दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम, वर्कर्स वर ऑल्सो अलाउड टू पुट देयर आइडियोलॉजी, पुट देयर वॉइस इन फ्रंट इन द इंडस्ट्री। ओके, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने लगे फॉर द पर्पज ऑफ देयर वर्किंग, मतलब काम करने के लिए उनको पहले ट्रेनिंग देने लगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग। ये सब हम प्रिवेंट करना था, टैक्स की चोरी नहीं होगी, इकोनॉमी में कोई घपला नहीं होगा। जो हम लोग घोटाले घपले ये सब वर्ड सुनते हैं ना, तो इकोनॉमिक क्राइम्स ये होते हैं। एंड स्मगलिंग, इलीगली एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान को लेके जाने को कहते हैं स्मगलिंग। तो ये सबको प्रिवेंट करना था। फोर्थ पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। तो बेसिक नेसेसिटी जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इन सब के प्राइस कुछ भी अपने मर्जी से लोग नहीं डिसाइड कर सकते थे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मिनिमम इतना रखने का है लोगों को मिलने के लिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स उस वक्त डिसाइड करती थी वो लोगों तक पहुंचने तक ही उसमें करप्शन इतने हो जाते थे कि लोगों को मिलते ही नहीं थे। तो ये पॉइंट वही बोलता है कि इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों का जो भी इंडस्ट्री था उसमें डेवलपमेंट लाना था बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम मतलब हाथ से जो काम करते हैं लोग। और जो भी लोगों ने लोन लिया है लेकिन अपने वीकर सेक्शन में होने की वजह से, मतलब गरीब होने की वजह से या कुछ कारण की वजह से वो अपना लोन चुका नहीं पाते, तो उनके लोन माफ़ किए जाए। ओके, देयर शुड बी डेवलपमेंट और फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड like housing, communication facility, educational facility to all the people equally without any discrimination. So this was some of the points of the 20-point program which was put forward by our Prime Minister Indira Gandhi. Next point is about the issues of worker. So 1850s में से 1851 में 11 जुलाई 1851 को पहला टेक्सटाइल मिल इन मुंबई में चालू हुआ था एंड इट वाज स्टार्टेड बाय कावासजी दावर। ओके, टेक्सटाइल मिल मतलब कपड़ों की कारखाने। ओके, कपड़ों के कारखाने। और उसके बाद धीरे धीरे दादर, परेल, बायकल्ला, शिवड़ी, प्रभादेवी, वर्ली, धीरे धीरे सब जगह ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड गेनिंग। ओके, तो इसके लिए ये मुंबई शहर को एक नाम दिया गया था गिरण गाँव। गिरण गाँव का मीनिंग होता है टाउन ऑफ मिल्स। बहुत सारे मिल्स हैं यहाँ टेक्सटाइल्स के। एंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1980s देयर वाज अ बिग अनरेस्ट अमॉन्ग द वर्कर्स वर्किंग इन दिस टेक्सटाइल मिल। उन लोग के बीच में कुछ परेशानी आई, वर्कर्स लोग के बीच में। और वो परेशानी क्यों थी? उनके वेजेस को लेके। उनके वेजेस मतलब वेजेस का मीनिंग होता है सैलरी, उनके पैसे लेन देन की वजह से हुआ। दे वे गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ वेजेस एज कम्पेयर टू वर्कर्स वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें वर्कर्स लोगों को वेजेस ज़्यादा मिलता था। दूसरी इंडस्ट्री मतलब आयरन इंडस्ट्री ले लो, स्टील इंडस्ट्री ले लो, फार्मास्यूटिकल्स ले लो, तो उनमें वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस मिल रहा था। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स लोग को कम वेजेस मिल रहा था एंड उनको बोनस अमाउंट भी नहीं मिलता था। दिवाली में बोनस मिलता है, बोनस भी नहीं दे रहे थे। उनके पास जो फैसिलिटीज़ थी टेक्सटाइल वर्कर के पास वो भी कम थी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट वर्कर्स वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो जब 1981 की दिवाली आई, वर्कर्स वेर एक्सपेक्टिंग अ बोनस ऑफ एटलीस्ट 20%। ठीक है ना, जो वर्कर्स लगते हैं उनको लगा 20% का बोनस तो हमारे बॉस हमको दे ही देंगे। बट जो ये ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन मतलब सभी वर्कर्स का मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है पूरे इंडिया में जो काम करता है, ठीक है, वो वर्कर्स लोग की बात बॉस तक पहुंचाते हैं। तो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ये ट्रेड यूनियन का नाम था, उन्होंने अपने बॉस से बात की एंड दे वर रेडी टू टेक बोनस एट द रेट ऑफ 8 to 17%। मतलब वर्कर्स वेर एक्सपेक्टिंग 20%, लेकिन उन लोग ने क्या बोला, जो ये मिल के मजदूर, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के लोग थे, उन लोग ने बॉस से बात करके बोला हाँ हम 8% से 17% तक के बोनस लेने को तैयार थे। और वर्कर्स लोग को ये बात मालूम ही नहीं थी कि उनके बोनस तो कम कर रही है राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के लोगों को। तो इसकी वजह से अनरेस्ट वर्कर्स लोग के बीच में और बढ़ गया। तो इसमें से कुछ वर्कर्स लोग डॉक्टर दत्ता समंत के पास गए, जो कि वर्कर्स लोग के लिए काफ़ी अच्छे काम करते थे, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि आप हमें लीडरशिप दो, आप हमें गाइड करो कि कैसे अभी हमें बोनस जो चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ जो नहीं मिल रहे वो हम लोग अपने बॉस से कैसे ले। ओके, सो वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स, 65 फैक्ट्रीज के वर्कर्स साथ में आए और उन लोग ने स्ट्राइक किया एंड दिस स्ट्राइक वाज लेड बाय डॉक्टर दत्ता समंत। ओके, और 18th जनवरी 1982 में 2.5 लाख वर्कर्स, ओके, 2.5 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे पूरे मुंबई शहर में। एंड गिरण गाँव मिल्स स्टॉप्ड रनिंग।
ठीक है ना, जो भी मिल्स थे गिरन गांव में, मतलब टाउन ऑफ मिल्स में, वो सब लोग काम करना बंद कर दिए। और जब इन लोग काम करना, सभी मिल स्ट्राइक पे चले गए, काम करना बंद हो गए, तो ऐसा लग रहा था मुंबई शहर की हार्ट बीट ही बंद हो गई है। इट सीम्स लाइक मुंबईज हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग, ठीक है ना, ऐसा वो फीलिंग आने लग गया था। उसके बाद जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे बैरिस्टर AR एंटुले, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की टू सॉल्व दिस इशू बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स वर्किंग इन दिस मिल्स। तो थोड़ी देर बाद नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए, बाला साहेब भोसले। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने इंसिस्ट किया दैट एज पर द लॉ ही वुड ओनली टॉक टू द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। मतलब वो कहते हैं कि मैं सब वर्कर्स लोग के साथ नहीं बात करूंगा, बल्कि सिर्फ उनके यूनियन के साथ ही बात करूंगा कि क्या ये इशू क्या है। ओके, सो डॉक्टर दत्ता समंत ने बोला अगर ऐसा ही लॉ है कि तुम सब वर्कर के साथ बात नहीं कर सकते, तो ये लॉ को ही ख़त्म कर दो, रिवोक कर दो, कैंसिल कर दो। ओके, सो इन द बिगनिंग व्हेन दिस स्ट्राइक बिगेन, सभी वर्कर्स लोगों को कहीं ना तो कहीं से हेल्प मिल रहा था। कुछ लोगों के वर्कर्स उनको गांव से हेल्प कर रहे थे, कुछ वर्कर्स खुद ही एक दूसरे को फूड बांट रहे थे, पैसे एक दूसरे को फंड दे रहे थे, मतलब अपना घर चलाने के लिए। हम लोग स्ट्राइक पर तो है, लेकिन गांव से हमको हेल्प मिल रहा है, हम लोग खुद ही फूड ग्रेन्स एक दूसरे को दे रहे, पैसे की अगर किसी को ज़रूरत है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे। एंड लेफ्ट पार्टी मतलब जो गवर्निंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी नहीं है, उन लोग भी ये स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। बट ये कितने दिन तक चल सकता था ऐसा सपोर्ट? है हमेशा के लिए तो नहीं ही चल सकता था। सो दिस स्ट्राइक वेंट फॉर कंप्लीटेड 6 मंथ, मतलब 6 महीने हो चुके हैं स्ट्राइक को, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं देख रहे। गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली इग्नोरिंग दिस सिचुएशन, ठीक है ना। तो इसके बाद सितंबर 1982 में एक और नया आंदोलन चालू किया वर्कर्स लोगों ने, जेल भरो आंदोलन, ठीक है ना, जेल भरो एजिटेशन। And in September 1982, more than 1.5 lakh of workers took march to legislative assembly। मतलब उन लोग ने एक धरना, एक मोर्चा निकाला विधानसभा का, महाराष्ट्र के विधानसभा पे। ओके, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं किया। एंड दिस स्ट्राइक कंप्लीटेड 1 ईयर, 1 साल हो गए इस स्ट्राइक को। एंड लेट मी टेल यू, दिस वाज द फर्स्ट स्ट्राइक दैट हैव गॉन टू कंप्लीट अ ईयर। ये पहला स्ट्राइक था पूरे इंडिया में जिसने 1 साल कंप्लीट किया था, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ होल्ड दिस एजिटेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मोर देन 1.5 लाख वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। उनकी नौकरी यहाँ चली गई, ठीक है ना। तो जब ये सब हो रहा था, तो इसी समय के दौरान ही जो टेक्सटाइल मिल में उन लोग काम करते थे, तो वो कॉटन बनाते थे, तो कॉटन का डिमांड कम होने लगा, और लोगों में पॉलिस्टर भी एक कपड़े का टाइप होता है, पॉलिस्टर का डिमांड लोगों में ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उसकी वजह से जिस टेक्सटाइल मिल में उन लोग काम करते थे वो भी अफेक्ट हुए, और इसी की वजह से सभी टेक्सटाइल मिल जो मुंबई में सिचुएटेड थे, दे हैव टू बी शट डाउन, और उन्हें अपने मिल्स को सूरत, गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। और उसी दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, मतलब अभी वो गवर्नमेंट के रूल के अंदर काम करेंगे। And during this time, appointment of arbitrators did not help to resolve the issue। arbitrators का मतलब होता है जो गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपॉइंट की थी, जो लोग ये वर्कर्स और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी झगड़े चल रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर्स। लेकिन आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के बावजूद भी ये झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ। So the next topic is about the new economic policy. So the year 1991 is regarded as a very important year in context to Indian economy, ठीक है ना। In the year 1991, after the completion of 10th general election, PV Narasimha Rao was elected as the Prime Minister of India, and the Prime Minister PV Narasimha Rao elected Dr. Manmohan Singh as its finance minister, ठीक है ना। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह adopted several different economic policy which will bring India in the whole world as a competing economy। मतलब पूरे दुनिया में हमारे जो इकोनॉमी रहेगी इंडिया की, वो वर्ल्ड में कॉम्पीट करेगी अलग डिफरेंट नेशन से उनके इकोनॉमी में, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन ट्यून, मतलब उनमें बहुत काम किया इकोनॉमी में विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। हम लोग को अगर पूरे वर्ल्ड में अपने इकोनॉमी पे अपना इकोनॉमी का दम दिखाना है, तो हमें कुछ सारे मेजर पॉलिसी में चेंजेस और इंटरनल चेंजेस लाने ज़रूरी है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन PV नरसिम्हा राव वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, उनके पहले ही जो गवर्नमेंट थी उसमें ही इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा थे कि इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, उनके टाइम में ड्यूरिंग हिज टेन्योर द इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई का दर, महंगाई 17% से ज़्यादा बढ़ चुका था। नॉर्मली इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 4 to 5%, लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चंद्रशेखर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर बिफोर PV नरसिम्हा राव, उनके टेन्योर में 17% का इन्फ्लेशन था। एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन टू 1.1%। सिर्फ इंडिया 1.1% से ही इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, विच इज़ वेरी लो, क्वाइट लो। ओके, सो इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब
ऐसे पैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आते हैं। तो जब अभी हम लोग बाहर से कुछ सामान मंगाते तो हमको उनको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम थे कि वो सिर्फ एक ही हफ्ते का सामान इंडिया में मंगवा सकते थे। जब ये नए प्राइम मिनिस्टर और नए फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, सिर्फ एक ही हफ्ते का सामान इंडिया में आ सकता था। सो इन द मे 1991 गवर्नमेंट ने कुछ करने की सोची, क्या कि हमको कुछ करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व। तो हर सरकार के पास कुछ गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रहते ही हैं आरबीआई में। तो दिस गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग पहले कुछ गोल्ड रिजर्व बेचेंगे और थोड़े गोल्ड रिजर्व को हम लोग मॉर्गेज करेंगे, मतलब गिरवी रखेंगे, ताकि हमारे पास पैसे आए और जो पैसे आए उससे हम लोग अपने देश के अंदर को जो सप्लाई चाहिए वो तो मंगवा सके। हमारे पास तो उसके लिए भी पैसा नहीं है। और ये ऐसी सिचुएशन क्यों आए थे? क्योंकि जो चंद्रशेखर के पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह, उनकी गवर्नमेंट ने जो भी फार्मर्स लोग को लोन दिया था वो सब माफ़ कर दिया था। एंड इट ऑल कॉस्ट मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट था जो उन्होंने माफ़ कर दिया था। सो इफ़ यू कंपेयर कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी लोन है, अगर तुम लोग उस समय पे कंपेयर करते तो इंडिया का 55% ऑफ जीडीपी तो सिर्फ लोन में ही था। जीडीपी मतलब टोटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। टोटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया का अगर तुम लोग कंपेयर करोगे तो 55% सिर्फ लोन से ही भरा था। सो इन द ईयर 1980 to 81 फॉरेन लोन वॉज 2350 करोड़ यूएस डॉलर्स। ठीक है ना, 2350 करोड़ यूएस डॉलर, एंड इट इंक्रीज टू 8380 करोड़ डॉलर्स इन द ईयर 1991। मतलब 10 साल में 6000 से भी ज़्यादा करोड़ डॉलर्स का हम लोग ने लोन ले लिया था। एंड एट दिस टाइम हमारे एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी भी हमारे पास इतनी कम थे कि इट वाज ओनली अराउंड 100 करोड़ डॉलर्स। मतलब हम लोग लोन का इंटरेस्ट भी पूरा नहीं चुका पाते थे। और इसी टाइम पे जो भी तेल के प्राइस थे, मतलब ऑयल्स के प्राइस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ये सब के प्राइस भी बढ़ गए थे, क्योंकि हमारे पास जो तेल आता है वो इराक से आता है। एंड इराक वॉज एट दैट टाइम फाइटिंग अ वॉर विद कुवैत। तो ये भी बहुत हो चुका था, तेल के प्राइस बढ़ चुके थे, हमारे पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के, हमारे लोन ज़्यादा हो गए थे, इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे थे। सो इंडिया, इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन। मतलब लोन भी हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे पास देने के ही पैसे नहीं हैं। सो उस वक्त जो इंडियन जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते थे, जो भी इंडियन फॉरेन कंट्री में रहते थे, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिया, एनआरआई, उन लोग भी इंडिया में जो भी उन्होंने डिपॉजिट्स करके रखा था वो भी विड्रॉ करने लग गए थे। मतलब इंडिया में जो भी पैसे थे और कम होने लग गए थे। सो गवर्नमेंट ने इसके रेमेडीज़ क्या निकाली, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, वो हम लोग देखते हैं। सो पीवी नरसिम्हा राव वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड ही इलेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज इट्स फाइनेंस मिनिस्टर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉलिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मनमोहन सिंह ने कुछ चेंजेस लाए इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी डिफरेंट कंट्री आके इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। सो उसने ना उन्होंने 18 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन कर देते। मतलब 18 इंडस्ट्री में अभी फॉरेन इन्वेस्ट तुम लोग नहीं कर सकते, बाकी सब इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और ये 18 इंडस्ट्रीज थे, डिफेंस इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। तो ऐसे कुछ इंडस्ट्री थे जो गवर्नमेंट बोलती है ये हमें ही चाहिए, बाकी तुम लोग कोई भी इंडस्ट्री में अपने आओ, प्लान सेटअप करो, इंडस्ट्री सेटअप करो, इन्वेस्टमेंट करो। ओके, सो इन अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेज, जो भी पब्लिक सेक्टर में लॉसेस हो रहा था, तो पब्लिक सेक्टर को भी मनमोहन सिंह जी ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, जब एयर इंडिया लॉस में गई थी तो उसको प्राइवेट के लिए भी ओपन कर दिया। प्राइवेट इंडस्ट्रीज अब उसको परचेस कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर द कंट्रोल। शेयर मार्केट भी मोनोपोली के हिसाब से ही काम करते थे, गवर्नमेंट के कुछ सुनते नहीं थे, तो उस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। एंड सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कंट्रोल इन द शेयर मार्केट, एक उन्होंने नया बोर्ड डेवलप किया गवर्नमेंट ने, जिसका नाम रखा था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, इन द ईयर 1992। ओके, एंड इसको पूरे शेयर मार्केट को कंप्यूटराइज करने के लिए, मतलब कंप्यूटर से काम करने के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी उन्होंने डेवलपमेंट किया। एंड द प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज टू रिमूव द रेसेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। रेसेशन जो भी चल रहा है उसको इकोनॉमी से बाहर निकालना है। ओके, सो इन द फर्स्ट टेन्योर एज द फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह success to
प्रूव हुए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो भी गोल्ड ऐसा लोन पे दिए थे, मतलब गिरवी रखे थे, वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड दिस गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एज वेल एज मिडिल क्लास। मतलब बहुत जन लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। कैपिटलिस्ट मतलब बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट भी कर रहे थे। एंड व्हेन द गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर मतलब पहले सिर्फ BSNL और MTNL ही टेलीकॉम सेक्टर, फ़ोन की सेक्टर संभालते थे, लेकिन जब उन्होंने ओपन अप किया तो मोबाइल इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लग गई। ओके, सो डॉक्टर मनमोहन सिंह साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टू लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब हम इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करेंगे, मतलब अब वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगी, प्राइवेट रहेगी। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्रीडम, मतलब अब लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आओ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करो, इंडस्ट्री चालू करो और काम करो। एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंडिया विल डायरेक्टली कम्पीट विद द डिफरेंट नेशंस अराउंड द ग्लोब, मतलब इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे हो चुकी थी। So the next topic is about the WTO, that is World Trade Organization. So India in the year 1995 became the member of the World Trade Organization, and some of the objectives of World Trade Organization were to free trade between country, trade हमेशा freely and fairly होएगा different nations of the world के बीच में, to end all discriminatory practices and the law that is being existing, जो भी लॉ हो है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रेड को लेकर, उसको उन लोग ख़त्म करेंगे WTO। देयर शुड बी रूल्स एंड पॉलिसीज़ टू दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड, मतलब जो भी हर्डल्स है इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में उसको रूल्स एंड पॉलिसी से ख़त्म करेंगे। रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑफ मल्टी पार्टी मैकेनिज्म, तो मतलब जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल फ्री ट्रेड को लेकर उसको WTO सॉल्व करेगी। सो बिफोर WTO एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब गैट, ठीक है ना। जब ये ख़त्म हुई गैट, उसके बाद ही WTO को फॉर्म किया गया, उसको रेगुलेट में लाया गया। सो when India became the member of this WTO, this organization, there were many views, there were many people, many parties in the India that were opposing this membership of India into the WTO, ठीक है ना। इसके बावजूद भी इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मेंबरशिप ऑफ WTO, क्योंकि उनको मालूम था इसमें कुछ फ़ायदा है, कुछ अच्छी चीज़ ही है। सो द प्रोविजंस ऑफ दिस WTO आर ओनली रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रांट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज, मतलब इन लोग देश के बाहर की जो भी चीज़ है, मतलब देश को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ें सिर्फ उन लोग उस पर ध्यान देते हैं, उसके लिए उनकी पॉलिसी रहती है। द सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शियलाइज सिंस इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO। कमर्शियलाइज मतलब अब ये जो भी इंडस्ट्रीज थे, एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब इन लोग कमर्शियलाइज मतलब प्रॉफिट के लिए काम करने लगा। पहले इन लोग सब गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, तो इनका आइडियोलॉजी था सोशलिस्ट, मतलब प्रॉफिट नहीं, लोगों की वेलफेयर। लेकिन अब बोले हम लोग प्रॉफिट भी कमाने का है ताकि हम लोग और पैसा ज़्यादा कमा के और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। ओके, so it only became possible after India became a member of WTO, and as per the various reports published by the WTO, इंडिया हैड मेड अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट, मतलब मेंबर बनने के बाद ही इंडिया ने इम्प्रूव करना भी दिखाया इन डिफरेंट एरियाज, लाइक देयर वाज रिडक्शन इन द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, मतलब जो भी इंडिया में गरीब लोग थे वो गरीबी रेखा कम होने लगी। ओके, डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब जो बच्चे तुरंत पैदा होते ही मर जाते थे, उनके मरने की रेट कम हो गई। ओके, एंड देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट लाए WTO के मेंबर बनने के बाद। इंडिया साइन साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट साइन किया साउथ एशियन नेशंस के साथ जिसका नाम था साप्टा, अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया रिमूव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी गुड्स लाते थे उसके ऊपर पहले इंडिया रिस्ट्रिक्ट करता था कि नहीं हम सब गुड्स को आने नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने गुड्स को लाने दिए, रिस्ट्रिक्शन को कैंसिल कर दिया फॉर सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज मतलब साउथ एशियन नेशंस, उसको बोलते हैं सार्क कंट्रीज। ओके, इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी, पहले इंडिया में गुड्स लाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को भी उन्होंने डिस्काउंट किया है बहुत सारा। फॉर एग्जांपल पहले 20% लगता था, तो अब 10% ही लगेगा, जिसकी वजह से और डिफरेंट नेशन इंडिया में अपने गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे। ओके, इंडिया ओपन अप इंश्योरेंस सेक्टर्स, जो इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी, उसको प्राइवेटाइज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ किया।
So in this way we have learned the journey of Indian economy since from the independence till now, and what is this new economic policy, what is this privatization, liberalization, globalization. Okay, in the next chapter we are going to study about India's progress in different fields, different other fields. Okay, so with this chapter has come to end. I hope I am able to cover all the chapter, all the concept of the chapter, and make you understand in a easy manner. Okay, thank you very much.